जी अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसके क्रिकेट शो। एक नई वीडियो और एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान ने अपना जो ट्राई नेशन का स्क्वाड है और थ्रू आउट एशिया कप का स्क्वाड है वो अनाउंस कर दिया। और थ्रू आउट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए पाकिस्तान के सिलेक्शन कमेटी के जो मेंबर है आकिब जवेद साहब, वो और साथ में पाकिस्तान के टीम के वाइट को जो आपके हेड बॉल के जो वाइट बॉल के हेड कोच हैं वो आए, माइक हैसन, दोनों ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और थ्रू आउट पाकिस्तान का एक बड़ी भरकम और 17 रुकनी जो स्क्वाड है जो कि T20 सीरीज़ जो है उसके लिए और थ्रू आउट आपकी एशिया कप जो T20 फॉर्मेट में खेला जाना है उसके लिए अनाउंस किया है। उसके ऊपर डिटेल से बात करते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए और पहले दफ़ा हैं तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले मैं ये बात करूंगा कि पाकिस्तान के लिए, और ये सबसे एक स्ट्रेंज खबर है क्योंकि पाकिस्तान ने पिछले 8 सालों में तकरीबन ये खबर नहीं सुनी थी कि कोई पाकिस्तान का क्रिकेट का मेजर इवेंट है और बाबर और रिजवान के बगैर वो होने जा रहा है। और पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि इतने फैंस होने के बावजूद और इतनी परफॉर्मेंसेज होने के बावजूद भी बाबर आजम पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में अब शामिल नहीं है। अब बाबर आजम की जो परफॉर्मेंसेज पिछले तकरीबन कोई साल डेढ़ साल से चल रही थी, हमने उसको असेस कर लिया था, हमने बता दिया था आपको कि बाबर आजम आपके लॉन्ग टर्म प्लान का हिस्सा नहीं रहे हैं। और आज अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी तब भी उनसे सवाल किया गया था आकिब जवेद से कि क्या बाबर आजम और रिजवान आपके T20 टीम का हिस्सा है या नहीं है, अब फ्यूचर में आप क्या सोचते हैं उनके बारे में। लेकिन उन्होंने ये कह के टाल दिया कि अब उनके पास जो BPL कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आप उनको लीग्स वगैरह जब उठा रही हैं वहाँ पे जाके परफॉर्मेंसेज दें। PSL उनके लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जब ये PSL वगैरह खेलें तब उसके बाद यहाँ पे परफॉर्मेंसेज के बाद हम असेस करेंगे कि उनको अब टीम में लेके आना या नहीं लेके आना। और मैंने ये कहा था कि यार हमें अपनी बैटिंग में, जब मैंने कल वीडियो की थी तब मैंने कहा था कि हमें बैटिंग में अपनी डेप्थ चाहिए। अगर वो डेप्थ हमने बरकरार रखनी है तो हमें यहाँ पे बाबर आजम की कमी महसूस होगी और हमें उनकी शमूलियत यहाँ पे मतवक्के थी कि शायद उनको शामिल किया जाता। लेकिन मैंने आपको पिछली वीडियो में कंफर्मेशन बता दी थी कि भाई बाबर आजम के लिए कुछ सेलेक्टर्स जो थे वो मान रहे थे, और जिनमें आपके असद शफीक और अजहर अली हैं, वो कह रहे थे कि भाई हम बाबर आजम के साथ जाएंगे। लेकिन बाकी सेलेक्टर्स नहीं मान रहे थे, जो आपके बाकी बकिया 3 हैं वो कह रहे थे कि भाई हमने बाबर आजम के साथ अब नहीं जाना। और आपके उसमें इंक्लूड कप्तान सलमान अली आगा भी थे जो कह रहे थे कि हमने बाबर आजम के साथ अब नहीं जाना, हमने अपनी जो टीम पिछले जो सीरीज़ से 4-5 सीरीज़ हमने जो अपनी मेंटेन कर ली है हमने उसी को कंटिन्यू करना है और उसके साथ ही हमने जाना है। और मुझे लगता है कि ये एक ठीक फैसला भी है। वो इस वजह से क्योंकि अगर आपने अपनी एक टीम तैयार की है और आप उसको लेके चल रहे हो, लेकिन आप उसके ऊपर अगर नज़र डालें तो ठीक है, कुछ आपने अप एंड डाउन ज़रूर देखे हैं अपनी इस टीम के साथ, लेकिन थ्रू आउट आपने इस टीम को अब एतबार दे दिया, आपने उनको बिलीव दे दिया कि अब हमने आपके साथ ही जाना है और आपके साथ ही हमने टूर्नामेंट्स भी खेलने और इंशाल्लाह जीतने भी हैं। तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है कि आप उन लड़कों को पॉजिटिव वे में लेके जा रहे हो। तो अगर आप इस तरह बाबर आजम को दोबारा ऐड करते तो आप किसकी जगह पे ऐड करते, ये मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि किसकी जगह पे ऐड करते और कहाँ पे लेके उनको यूज़ करते, ये बड़े मुश्किल हो जानी थी, प्लेइंग 11 बनानी मुश्किल हो जानी थी कि बाबर आजम कहाँ पे स्टैंड करते। लेकिन थ्रू आउट माइक हैसन जो है वो भी कंफर्मेशन दे रहे हैं कि बाबर आजम के लिए कि वन ऑफ दी एक्सेप्शनल प्लेयर हैं। और इन्होंने जिस तरह पास्ट में परफॉर्मेंसेज दी हैं, अब इनके पास जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, BBL का बार बार नाम ले रहे थे और कह रहे थे कि BBL में उनकी कॉन्ट्रैक्ट हुए तो वो वहाँ पे जाके परफॉर्मेंसेज दें, अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें अपनी परफॉर्मेंसेज पे, और उसके बाद थ्रू आउट वो पाकिस्तान टीम में बैक वापस आ सकते हैं। और बड़े बड़े प्लेयर्स ने कम बैक किया है तो बाबर आजम इंशाल्लाह कम बैक कर सकते हैं, रिजवान भी कर सकते हैं। थ्रू आउट मेरा बाबर आजम से कोई ज़ाती कोई ताल्लुक नहीं है, ना ही मैं कोई बाबर आजम को इतना ज़्यादा हाईली रेट करता हूँ। आपको मेरी वीडियोस पे लगता होगा कि मैं बाबर आजम के बारे में ज़्यादा बोलता हूँ, लेकिन मैं इस वजह से सिर्फ एज ए प्लेयर बोलता हूँ कि उन्होंने पास्ट में बहुत परफॉर्मेंसेज दी हैं, लेकिन अभी उनके ऊपर बैड पैच चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम उनका ख्याल नहीं कर रहे हैं। तो इसके अलावा भी जो मेजर अपडेट्स हैं वो आपके साथ में शेयर करता रहूँगा आगे। लेकिन थ्रू आउट जो अभी मेरे पास जो स्क्वाड है मैं वो पढ़ के सुनाऊँगा और उसके बाद हम आगे डिटेल से फिर इसके ऊपर डिस्कशन कर लेंगे। जो पहले स्क्वाड में नाम है वो है सलमान अली आगा, पाकिस्तान टीम के कैप्टन होंगे और लीड करेंगे अपने पहले मेजर इवेंट के अंदर। तो एक बेस्ट ऑफ लक हम इनको अपने चैनल के थ्रू अभी से भेज देते हैं कि भाई बेस्ट ऑफ लक पाकिस्तान टीम के लिए, सलमान अली आगा के लिए, कि इन्होंने जो ये लड़के सेलेक्ट किए हैं तो इंशाल्लाह ये परफॉर्मेंसेज के साथ पाकिस्तान को ये एशिया कप जितवा के लेके आए और ट्राई नेशन सीरीज़ भी इंशाल्लाह। अब आ जाते हैं ज़रा जो स्क्वाड है उसके ऊपर बात कर लेते हैं। सलमान अली आगा कैप्टन होंगे, इब्रार अहमद हैं, फ़हीम अशरफ हैं, फ़खर जमान फिट होकर वापस आएंगे। फिर उसके बाद हारिस रऊफ़ हैं, हसन अली हैं, हसन नवाज़ हैं, हुसैन तलत हैं, खुशदिल शाह हैं, मोहम्मद हारिस हैं,
मोहम्मद नवाज़ हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर के यहाँ पे कमबैक करवा लिया गया है, तो मोहम्मद वसीम जूनियर इसमें शामिल होंगे। साहिबजादा फरहान है, सायम अयूब हैं, सलमान मिर्ज़ा यहाँ पे आपको इस स्क्वाड में नज़र आ रहे हैं। तो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर और बॉलर, ये इनकी मैं शमूलियत चाहता था तो ये आ गए हैं। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी हैं और साथ में आपके सुफियान मुकीम है। तो ये आपका एक 17 रुकनी स्क्वाड है जो कि आपने अनाउंस किया। लेकिन मेरे लिए बड़ा कंसर्न ये है कि आपने 17 रुकनी स्क्वाड क्यों अनाउंस किया है। आप 15 रुकनी स्क्वाड अनाउंस कर सकते थे और थ्रू आउट आप इसको किस तरह कैरी करेंगे और किस तरह आप यहाँ पे प्लेइंग 11 बनाएंगे। अब ये मुश्किलात से दो चार होगी टीम कि आप किसको चांस देंगे और क्या करेंगे। आप ट्रांसलेशन सीरीज़ में सारे यूज़ करेंगे, बाकी फिर आप एशिया कप में अपने फाइनल जो प्लेइंग 11 बनेगी वही आप लेके चलेंगे। तो 3 मैचेस आपने खेलने हैं ट्रांसलेशन सीरीज़ में, तो उसके बाद आप किस तरह 17 लड़कों में से प्लेइंग 11 बनाएंगे, ये थोड़ा मुश्किलात से दो चार ज़रूर रहेगी टीम। उसके बाद आ जाते हैं ज़रा जो ये स्क्वाड की जो बीच में इंक्लूजन्स हैं। वसीम जूनियर जो कि वन ऑफ द बेस्ट, आपको पता है डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, और जिस तरह वो बॉलिंग करते हैं और जिस तरह वो अपनी टीम को लेके चलते हैं और जिस तरह उनकी बॉलिंग से हम तवक्कुआत करते हैं कि यार वो बॉलिंग से मैचेस जितवाते हैं। अभी वो शाहीन्स के टूर पे आपको पता है टॉप एंड T20 सीरीज़ खेलने के लिए पहुंचे हुए हैं, तो वहाँ पे अभी वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं और वहाँ पे वो आउट कर रहे हैं। तो उनकी उसी परफॉर्मेंसेस के मद्देनज़र रखते हुए इनको टीम में भी अब शामिल कर लिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो अब जो ये कैंप है पाकिस्तान का वो लग जाएगा। अभी जो सोच विचार चल रही है और जो मुझे अभी तक मालूमात आ रही हैं वही आ रही हैं कि पाकिस्तान जो चाहता है कि अपना जो ये कैंप लगना है ट्रांसलेशन सीरीज़ का एशिया कप का, क्योंकि एशिया कप 9 सितंबर से स्टार्ट होना है और आपकी जो ट्रांसलेशन सीरीज़ है वो 29 अगस्त से स्टार्ट होनी है और आज डेट 17 तारीख है। तो 17 से अभी आप देखें तो मूव फॉरवर्ड 10-11 दिन आपके पास हैं, आपने उसमें प्रैक्टिस करनी है। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सोच रहा है कि पाकिस्तान का जो ये कैंप लगना है, जो कि आपका ये प्रैक्टिस सेशंस वगैरह सारे चल रहे हैं, तो ये दुबई में लगाया जाए या जहाँ पे ये शारजा वगैरह में ये आपका खेला जाना है टूर्नामेंट, वहाँ पे लगाया जाए। और शारजा में आपको बहुत मुश्किलात होनी है। अभी माइक हैसन भी यहाँ पे मेंशन कर रहे थे कि जो आपकी शारजा में बैटिंग है उसका बहुत बड़ा इम्तिहान है, क्योंकि अगर अफ़गानिस्तान अपने बॉलर्स के साथ जाता है और बॉलर्स उनके स्पिनर्स उनकी हमेशा से स्पेशलिटी रही है, तो वो तो पकड़ के फिर आपको पता है किस तरह पाकिस्तान का हाल करते हैं। हमेशा पाकिस्तान पकड़ा जाता है अफ़गानिस्तान से, तो उनके स्पिन ट्रैक की वजह से पकड़ा जाता है और स्पिन बॉलिंग की वजह से पकड़ा जाता है। तो ये भी सबसे बड़ा कंसर्न है कि किस तरह अब ये पाकिस्तान वहाँ पे टैकल करेगा अफ़गानिस्तान के बॉलिंग लाइनअप को, ख़ास तौर पे स्पिनिंग जो उनका बॉलिंग अटैक है उनको किस तरह ये सामने इनका करेगा और किस तरह ये लेके चलेगा वहाँ पे और वहाँ पे किस तरह मैचेस जीतेगा। ये बड़ा कंसर्न है, क्योंकि पाकिस्तान को वहाँ पे अपनी बैटिंग संभालनी है। और पाकिस्तान में सिर्फ मुझे अभी तक जो देखें तो 2 प्लेयर्स लगते हैं जो कि स्पिन को अच्छा खेलते हैं, और एक है आपके सायम अयूब और दूसरे आपके हसन नवाज़। ये मुझे 2 लगते हैं जो स्पिन को अच्छा खेलते हैं और लंबे लंबे छक्के लगाने की भी एहलियत रखते हैं। तो ये आपका बहुत बड़ा इम्तिहान होगा। बाकी प्लेयर्स को अपने आप को कंडीशंस को ढालना पड़ेगा और लेके चलना पड़ेगा। लेकिन जो स्क्वाड है इसमें काफ़ी ज़्यादा एक जो थी ख़बरें जो मैंने आपको पिछले वीडियोस में क्लियर कर दी थी कि भाई बाबर और रिजवान नहीं होंगे, बाकी आप जाएंगे तो आपके सामने। लेकिन बाबर आजम आगे इन फ्यूचर आपको पाकिस्तान की T20 में नज़र तब आ सकते हैं अगर उनका स्ट्राइक रेट और उनका जो परफॉर्मेंसेस हैं T20 के लिहाज से वो बेटर हो जाए। और वो इस वजह से क्योंकि बाकी जो प्लेयर्स हैं वो कम बैक करते हैं। बाकी क्योंकि कम बैक करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप परफॉर्मेंसेस दें आपका टीम में कम बैक हो जाता है। और बाबर आजम जैसे बड़े नाम का तो कम बैक तो मैं कहूँगा कि इस तरह पड़ा होगा कि आपके सामने ही है कि उनकी जिस तरह की परफॉर्मेंसेस पास में रही हैं, तो उनको अपनी नज़र रखनी पड़ेगी कि वो किस तरह की परफॉर्मेंसेस के साथ अब वापस आते हैं। होपफुली उनको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे और पाकिस्तान टीम को खास तौर पर बेस्ट ऑफ लक कहेंगे जो ये एशिया कप खेलने जा रही है और ट्रांसलेशन खेलने जा रही है। तो ये सारी एक मालूमात और कंक्लूडेड वीडियो थी जो आप तक पहुंचानी ज़रूरी थी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर कीजिएगा और बाबर रिजवान के बारे में आपकी क्या राय है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और थ्रू आउट आपकी इस टीम के बारे में क्या राय है वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा, दुआ में हमें भी याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।